और हम सभी को पता है कि भाई 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसके बाद हमारे बनाए हुए नियम कानूनों के तहत ही हमारी सरकारें चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम भारत की स्थिति देखते हैं और दूसरे देशों की स्थिति देखते हैं, जैसे चीन की, रूस की, अमेरिका की, तो फिर हम कई तरह से मतलब विज्ञान तकनीकी विकास में सामरिक रूप से उनसे काफ़ी पीछे हैं। ये हमारे लिए सोचने की बात है। इसके अलावा भी हम कई मतलब समस्याओं से इस देश में जूझ रहे हैं। जूझना ही कहेंगे, जब समस्याएं हैं तो उनका समाधान नहीं हो पा रहा तो उसको जूझना कहता है। तो जैसे एक तो हम देश में मतलब सांप्रदायिक समस्या से जूझ रहे हैं और कई बार मतलब हिंसा भी हो रही है। उसके कभी नबी की गुस्ताखी के नाम से हत्या हो रही है, कभी जानवर के नाम से कोई हत्या हो रही है, तो कभी कोई धर्म ग्रंथ का अपमान के नाम से हत्या हो जाती है। हालांकि ऐसी गिनी चुनी घटनाएं हैं, लेकिन वो हमको मतलब झकझोरती है, क्योंकि आदमी सबसे ऊपर है, मनुष्य सबसे ऊपर है। उसके बावजूद अगर दूसरी चीज़ों के लिए अगर अपन एक भी आदमी की हत्या होती है तो वो हमारे लिए सोचनीय बात होती है। तो हमारे लिए जो परंपरागत धर्म है ये एक समस्या बने हुए हैं। इनके आधार बहुत सारे संगठन भी हैं और इनके प्रचार प्रसार भी काफ़ी किया जा रहा है। कई लोग बाग इसको सोच रहे भी, जैसे किसी के मन में भाई हिंदू धर्म से पूरा देश का मतलब समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई सोचते हैं पूरे देश को इस्लामिक देश बनाएंगे, कुछ सोच रहे हैं कि भाई इसको बुद्ध देश बनाएंगे, और क्रिश्चियन भी सोचते हैं कि धीरे धीरे इसको क्रिश्चियनिटी पे लाना है। तो सिख धर्म वाले सोचते हैं कि अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ाए। तो कुल मिला के हर धर्म के लोग बाग ये सोच रहे हैं कि हमारे धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, ताकि इससे हमारे धर्म से देश की समस्या का समाधान होगा। लेकिन साथियों, हमको पता है और हमारा इतिहास भी गवाह है कि इन धर्मों के आधार पर अगर अपन प्रगति करे होते तो गुलाम ही क्यों बनते। तो इसलिए इन धर्मों में हमारा कोई समस्याओं का समाधान नहीं है। सब अगर एकजुट एक साथ सोचे तो ये है कि भाई इन सब धर्मों को अपन खत्म कर ले। न कोई मुसलमान रहे, न कोई हिंदू रहे, न कोई बौद्ध रहे, न कोई जैन रहे, न कोई ईसाई रहे, न कोई सिख रहे, न कोई पारसी रहे। बजाय कि सब के सब लोग बाग इन धर्मों को छोड़ करके अलग हो जाए तो वो ज़्यादा मतलब बेहतर समाज बनेगा। इसके अलावा इन पर अपना पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है, जो धार्मिक मामलों में, जैसे मान लीजिए धर्म स्थलों का निर्माण है, धार्मिक यात्राएं हैं, धार्मिक आयोजन हैं। इनमें हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होता है, हमारे संसाधन खर्च होते हैं, हमारा समय भी इनमें लगता है। तो इसलिए इन धर्मों से मतलब ये समस्या के रूप में बने हुए हैं। इनको अपन को खत्म करने की जरूरत है, न कि इनको बढ़ावा देने की। इसी तरह जो धर्मों के नाम पे संगठन बने हैं उनको भी बैन कर देना चाहिए, उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो एकजुटता में बाधा पैदा कर रहे हैं। इसी तरह से जो से जाति व्यवस्था भी हमारे लिए समस्या के रूप में उभरी हुई है। जाति के आधार पर अब हम देखते हैं कि हर जाति के कुछ लोग बाग जो सोचते हैं कि भाई अपनी जाति का एक आइकॉन ढूंढो, कोई पहले का जैसे कोई महापुरुष रहा हो या कोई अच्छा राजा रहा हो, उसको हम अपना आइकॉन मानेंगे, उसके आधार पर एकजुट करेंगे अपनी जाति को, और फिर उस जाति के उस आइकॉन की मूर्तियाँ लाओ, उसके आधार पर कुछ और संगठन वगैरह बनाओ। तो लेकिन इसमें हम सोचे कि भाई ये जाति व्यवस्था तो जब हम गुलाम थे तब भी सब जातियाँ मौजूद थी। उसमें ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे, जाट भी थे, गुर्जर, यादव, मीणा, भील, कुर्मी, मराठा, पटेल और भी बहुत सारी जातियां हैं वो पहले मौजूद थी। लेकिन उनसे अपन कुछ हासिल नहीं कर पाए, उल्टा उनसे अपन बटे रहे। और जिस जाति का राजा था उस जाति के लोग वक्त उस राजा से थोड़ा लगाव मतलब अच्छा लगाव रखते, लेकिन दूसरी जाति वाले उससे कोई लगाव नहीं रखते थे। तो जाति व्यवस्था हमारे लिए एक समस्या के रूप में है। तो अब ये जो इस पे एक ये जो जातिगत संगठन बनाए जा रहे हैं इन पर भी बैन करने की जरूरत है, क्योंकि इनसे हम अगर अपन इनसे तो फिर बंटवारा ही होता है। अपनी अपनी जाति के आधार पर अलग अलग बढ़ने से कोई बढ़ेगा भी नहीं, वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो जातिगत समस्या का समाधान यह है कि इसको धीरे धीरे खत्म करो, ये हमारे लिए एक समस्या है। इसी तरह से हम देखते हैं कि भाई हमारे देश ने चूंकि गुलामी झेली, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या यह है कि भाई हमारा देश सामरिक रूप से या हथियारों के रूप से किस स्थिति में है। क्योंकि जो देश इतनी गुलामी झेले उसको तो सबसे बड़ा तो ये सोचने की जरूरत होती है कि दोबारा ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो उसमें समाज को सही करना, एकजुट करना, वो भी इसका एक अच्छा मतलब हिस्सा है।
दूसरा है कि हथियारों के रूप में हम कहाँ स्थित हैं, क्योंकि पहले भी हम जो हारे थे उसमें ये जाति व्यवस्था में बटे रहना भी हमारा रीजन था, लेकिन एक हथियारों में भी हम पिछड़े रहे। दूसरे देशों में हथियारों में मतलब वो उन्नति करते रहे, कोई जैसे धनुष की क्षमता बढ़ा ली, फिर बाद में तोप आ गई, फिर उसके बाद में राइफल आ गई, तो जो उनसे सटीक निशान हो गए, विस्फोट से आदमी फिर ज्यादा मरने लगे तोप वगैरह से। तो हम ये जो सामरिक रूप से हमारे पास हथियारों में हम कमजोर थे, ये हमारे हारने का प्रमुख कारण बना। और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि हमारी सामरिक स्थिति क्या है, मतलब हमारे हथियारों की स्थिति क्या है। हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों की तीनों सेनाएं हमारी आयातित या खरीदे हुए हथियारों पर निर्भर है। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही सोचनीय बात है कि हम अभी भी हथियारों में दूसरे देशों पर निर्भर कर रहे हैं। जैसे हमारी वायुसेना है, उसके 3 प्रमुख हथियार, मतलब 2 प्रमुख विमान मतलब हैं, 2 देशों से प्रमुख रूप से खरीद रखे अपन ने। राफेल और मिराज हमने फ्रांस से खरीदे हैं, और मिग और सुखोई हमने रूस से खरीदे हैं। और हम अभी तक विमान नहीं बना पाए, विमान का इंजन नहीं बना पाए। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब सोचने की बात है। अभी जैसे अखबारों में आप पढ़ते होंगे, मीडिया से देखते होंगे, तेजस विमान हम बना रहे हैं, लेकिन उसकी भी हकीकत है कि भाई उसका जो इंजन है हम अमेरिका से आयात करने का प्रयास कर रहे हैं, और उससे समझौता किया। वहां की जी कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिकल, उससे हमने समझौता किया, वो हमको इंजन देगा, तब हम तेजस विमान बनाएंगे। इसका मतलब वो कोई हमारा स्वदेशी उस तरह का नहीं है। और जो थल सेना है, इसमें जैसे तोप है, वो बोफोर्स तोप स्वीडन से खरीदी है, K9 भारी तोप दक्षिण कोरिया से खरीदी है। राइफल अभी 7 लाख राइफल रूस से खरीद रहे हैं, AK-203, और 1,40,45 हजार रुपये अमेरिका से खरीद रहे हैं। टैंक है, T-72 टैंक, T-90 टैंक वगैरह अपन ने रूस से खरीदे हैं। हमने एक अर्जुन टैंक बनाया, उसका इंजन भी, इंजन का नाम विकास इंजन है, जिसका ओरिजिनल नाम वाइकिंग इंजन है, जो हमने फ्रांस से खरीदा है। हमारे पास टैंक का इंजन भी हम नहीं बना पा रहे। इसी तरह अपनी जो जल सेना है, उसके लिए भी अपन कोई पनडुब्बी है, हमारे पास परमाणु पनडुब्बी नहीं है, इसलिए दूसरे ईंधन की पनडुब्बी है, उसको 2-3 दिन में मतलब वापस ऊपर पानी के बाहर आना पड़ता है। तो अभी 6 पनडुब्बी हम जर्मनी से या स्पेन से खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, ये और रूस से भी खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारी तीनों सेनाएं खरीदे हुए हथियारों पर निर्भर है। मतलब हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दूसरे देशों पर निर्भर है। तो ये हमारे लिए बहुत अभी भी सोचने की बात है, सोचनीय बिंदु है हमारा। क्योंकि सोने की चिड़िया तो हम पहले भी रह लिया, आर्थिक रूप से तो संपन्न रह लिया, लेकिन वो सोने की चिड़िया को कोई भी बाज पकड़ लेता है, यानी मजबूत देश है, उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो उसकी सारी अपनी जो चीजें उनकी हो जाती है, जो शासक होता है उसकी हो जाती है। तो इसलिए हमको सामरिक रूप से, हथियारों के रूप में बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे जो युवा बेरोजगार घूमते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि भाई हमारे युवा जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करने की उनकी इच्छा है, लेकिन बेरोजगारी की वजह से कुछ नहीं कर पाते, तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे युवा। तो ये भी हमारे लिए सोचने की बात है। तो इनका समाधान क्या है? तो इनका समाधान तो है कि भाई सामरिक रूप से मजबूत होना और बेरोजगारी, इन दोनों का समाधान है विज्ञान तकनीकी विकास में। अगर विज्ञान तकनीकी का हमारा विकास होगा तो फिर यहीं पर सब चीजों का निर्माण होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपन यहीं बनाएंगे, हथियार यहीं बनाएंगे, तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो जो एक 1905 में आंदोलन चलाया था, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, और फिर 2020 में भी वही आंदोलन चलाया कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। उस समय वस्तुएं इंग्लैंड की थी, इस बार वस्तुएं चीन की हैं। तो इसलिए हमको सोचने की जरूरत पड़ती है कि अपन को करना क्या है। तो इस सब समस्याओं के समाधान के लिए अपन ने एक नई विचारधारा या नई अवधारणा का शुभारंभ किया है। उसका नाम है मानवतावादी विश्व समाज। इस विचारधारा मिशन के तहत अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त,
परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। विज्ञान तकनीकी विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पहली शर्त है, या यूं कह सकते हैं इसकी आधारशिला है, या नींव है, या मूल है। तो इसके बिना अपन विज्ञान तकनीकी में प्रगति नहीं कर सकते। हम चाह रहे हैं भाई हम धार्मिकता को बढ़ावा देके विज्ञान तकनीकी में आगे बढ़ जाए, तो ये हम मतलब चल किसी दिशा में रहे और जाने की इच्छा दूसरी दिशा में रह रहे हैं। विपरीत चीज हो गई, दोनों विरोधाभासी बातें हो गई। तो इसलिए विज्ञान तकनीकी विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन जन तक पहुंचाने की हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है, जो भी इस देश को सुपर पावर बनाना चाहता है, जो भी युवाओं को रोजगार में चाहता है, भाई हमारे युवाओं को रोजगार मिले, बेरोजगारी नहीं झेलें, तो उनके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन जन तक पहुंचाएं। और ये जाति धर्म की जो व्यवस्था है, जाति और धर्म ये आदमी की बनाई हुई चीजें, इनको खत्म करें ताकि हमें एकजुटता आ जाए और उच्च नैतिकता को बढ़ावा दें, सच बोलने का प्रयास करें, ईमानदारी बरतें ताकि एक दूसरे में विश्वास पैदा हो। अन्यथा तो मतलब एक दूसरे को ठगेंगे तो हम एक दूसरे को पटकते रहेंगे और आपस में देश में विश्वास नहीं बनेगा। कोई इंटरनल भ्रष्टाचार करेगा तो कोई दूसरे देश से भी मतलब सौदेबाजी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने और प्रसार करने की ललक लगेगी और नैतिकता को बढ़ावा देने की ललक लगेगी। इसके अलावा स्वस्थ